रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुंजा और शीतल दोनों सगी बहनें थी और दोनों के बीच में तो बहुत प्यार था, जैसे कि मानो एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे वक्त करवट लेता है और दोनों बड़ी होती हैं। गुंजा जहाँ व्यवहार में थोड़ी लालची और पैसों को ऊपर रखने वालों में से थी, तो वहीं शीतल स्वभाव से भी शीतल थी और उसे पैसों से ज्यादा बड़ा दर्जा अपने परिवार को देना अच्छा लगता था। उनके पिता कौशल उनके लिए उचित वर की तलाश में लग जाते हैं। एक दिन कौशल उन दोनों के कमरे में आकर उनसे कहते हैं, बच्चों, मैंने तुम दोनों के लिए उचित लड़कों की तलाश कर ली है और गुंजा के लिए जो लड़का मैंने देखा है वो गांव का एक ठेकेदार है और शीतल के लिए जो लड़का देखा है वो शहर में नौकरी करता है और उसका अपना मकान भी है। वाह पिताजी, आप शीतल से ज्यादा प्यार करते हैं, ये बात बता क्यों नहीं देते? मेरी बच्ची, मैं तो दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मेरे लिए तो तुम दोनों मेरी दोनों आंखें हो। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। अगर आप दोनों से बराबर प्यार करते तो मुझे गांव में ना बिठाते ताकि मैं बकरी चराऊं, गोबर उठाऊं, और शीतल को आप शहर भेज रहे हैं जहां जाकर वो राज करे, तो ये भेदभाव नहीं हुआ। दीदी आप गलत सोच रही हो। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है तो गांव वाले लड़के से मैं शादी कर लेती हूँ, आप शहर वाले लड़के से शादी कर लो। पर बेटी, वो लड़का मैंने तेरे लिए चुना था। ये तुम्हारे रिश्ते हैं, कोई गुड्डा गुड़िया नहीं जो तुम आपस में बदल रही हो। पिताजी, तभी तो ये गुड्डे गुड़िया की नहीं, जिंदगी का सवाल है। अब दीदी को जिससे शादी करनी है आप करवा दो, मैं दूसरे लड़के से शादी कर लूंगी। अब मैं उससे शादी ही करूँ या मेरी बहन, क्या फर्क पड़ता है? ये तो सब किस्मत का खेल है ना। कौशल शीतल की बात मान जाता है, जिसके बाद शीतल की शादी गांव में संजीव नाम के लड़के से हो जाती है और गुंजा की शादी शहर में अशोक नाम के लड़के से हो जाती है। लेकिन किस्मत के रंग तो निराले होते हैं और ये वही करती है जो हम सब ने कभी सोचा नहीं होता। शादी के बाद गुंजा को पता चलता है कि उसके पति का घर लोन पर है और उसकी नौकरी भी चली जाती है और उसके पास जो गाड़ी है वो भी सेकंड हैंड है, जिस वजह से वो उसे एक दिन सुनाते हुए कहती है, अरे मेरा खर्चा उठाना सबके बस की बात नहीं है, मुझे क्यों बिहा कर लाए हो? और तुमने मेरे माँ बाप को बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा खुद का घर नहीं है, लोन पर है। अब तुम्हारी नौकरी भी चली गई, हमारा गुजारा कैसे होगा? काश मैं अपने बाप की बात मानकर उस गांव वाले से शादी कर लेती तो खुश रहती। हाँ ठीक है, तो कर लेती ना, शायद मेरी किस्मत चमक जाती। तुम ही मनूस हो, तुम्हारे आते ही मेरी नौकरी चली गई। इतना कहकर अशोक अपनी गाड़ी लेकर बाहर चला जाता है और रैश ड्राइविंग की वजह से उसकी गाड़ी एक पुल से टकरा जाती है और वो भगवान को प्यारा हो जाता है। जिसके बाद गुंजा के पास बस दो रास्ते थे, या तो वो अपने पिता के पास लौट आए या अकेली रहे। जिसके बाद वो तीसरा ही रास्ता चुनती है और अपनी बहन के ससुराल उसके गांव जाकर उसके आगे रोते हुए कहती है, मेरी प्यारी बहन, अपनी इस अभागी बहन को थोड़ा सहारा दे दे। मैं कैसे इस जालिम दुनिया में रहूंगी? पिताजी भी इतने गरीब है, मुझे रखने को मना कर दिया। अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है शीतल। कोई बात नहीं दीदी, आप जब तक चाहो मेरे साथ यहाँ रह सकती हो, आप फिक्र मत करो। इतना कहकर शीतल गुंजा को अपने ससुराल में स्वीकार लेती है। जिसके बाद गुंजा को शीतल की चमकती किस्मत देखकर बहुत जलन होती है और वो ईर्ष्या में अंधी होने लगती है। इस तरह एक दिन वो अपनी बहन से पूछती है, तेरे पति के पास तो बहुत पैसा है, वो तुझे बहुत खुश रखता है, लेकिन तू तो जानती है ना कि जहाँ गुड़ होता है वहाँ पर मक्खी भी होती है। हो ना हो, तेरे पति का भी कोई दुश्मन जरूर होगा, उसके बारे में बता। जिसके बाद शीतल गुंजा को अपना समझकर जसवंत ठाकुर के बारे में बताती है, जो शीतल के पति की जमीन को हथियाना चाहता था और जो उसका खुद का ताऊ था। उसके बारे में जानकर गुंजा मन में कहती है, अगर मैं खुश नहीं हूँ शीतल, तो तुझे भी कोई हक नहीं है खुश और सुहागन रहने का। मैं तेरी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दूंगी और अपने मकसद को पूरा करके रहूंगी। इतना कहकर गुंजा जसवंत ठाकुर के पास जाती है
और उसे देखकर वो कहता है, क्या बात है छोरी, कहाँ चली आ रही है? तू तो संजीव की मेहमान है, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? तुझे किसी ने रोका क्यों नहीं? रोका हुजूर, पर मैं नहीं मानी। आप बोलो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक सौदा करने आई हूँ, सुन तो लो। सौदा? कैसा सौदा? छोरी, ये शहरी लोगों की तरह पहेलियां मत बना, सीधा बता कि क्या कहना चाहती है। मेरी बहन के पति का सौदा। मैं जानती हूँ आपकी आपके भतीजे संजीव से जरा नहीं बनती। सौदा ये है कि कल वो काली के मंदिर जाएगा और उस समय आप उसका अपहरण कर लेना और उससे जबरदस्ती उसकी जमीन के कागज पर अंगूठा लगवा लेना और फिर उसे मौत के घाट उतार देना। तेरी राय तो अच्छी है छोरी, लेकिन ये सब करके तुझे क्या मिलेगा? सुकून हुजूर। जब मैं खुश नहीं हूँ तो मेरी बहन खुश कैसे रह सकती है? तभी तो अपनी बहन के पति का सौदा करने आई हूँ। जिसके बाद गूंजा वहाँ से चली जाती है और अगले दिन संजीव के मंदिर निकलते ही गूंजा जसवंत को कॉल करके सब बता देती है। जिसके बाद शाम होने तक भी जब संजीव घर वापस नहीं आता तो शीतल गूंजा से बोलती है, दीदी पता नहीं क्या हुआ है, वो अब तक घर नहीं आए और उनका नंबर भी बंद है। वो ठीक तो होंगे ना? अरे वो ठीक ही होंगे, तो चिंता मत कर, आ जाएंगे। वैसे उनको क्या होगा, शायद उनका मोबाइल बंद हो गया होगा, तो बेकार ही चिंता कर रही है। तभी वहाँ एक ऐसी आवाज आती है जिसे सुनकर गूंजा के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ठीक तो होगा ही, मेरे होते हुए मेरे भतीजे का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, और एक बहन के पति का सौदा करने वाली औरत तो बिल्कुल भी नहीं। जसवंत सबके बीच संजीव के साथ सबके सामने आता है और गूंजा को एक थप्पड़ लगाकर गूंजा से कहता है, छोरी तन्ने के लगा, तू कल की छोरी मारे गांव में आके मन्ने मेरे ही भतीजे को मारने को कहेगी और मैं चुप रहूंगा? छोरी, माना कि जसवंत को जमीन का लालच है, लेकिन जसवंत ठाकुर ने अपना ईमान आज तक को नहीं बेचा। ये मैं क्या सुन रही हूँ दीदी? आपने मेरे पति को मारने के लिए मेरे ताऊ ससुर से बात की थी। नहीं शीतल, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अरे छोरी, झूठ बोलेगी तो इसी गांव में जिंदा जला दी जाएगी। सच बता अपनी बहन को कि तो उसके पति का ही सौदा करने मेरे पास आई थी। जसवंत के डर से गूंजा को अपनी सच्चाई कबूल करनी पड़ती है, जिसके बाद वो सबके आगे कहती है, मुझे माफ कर दे शीतल, मैंने ही अपनी बहन के पति का सौदा जसवंत से किया था। मेरे मन में ईर्ष्या आ गई थी और जब मैं खुश नहीं थी तो तू खुश कैसे रह सकती थी? मुझे माफ कर दे मेरी बहन। नहीं दीदी, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। पिताजी ने आपके लिए संजीव जी को चुना, पर आपने लालच में आकर जीजा जी से शादी की और जब उनका आर्थिक हाल जाना तो उनको समझने की जगह, उनका साथ देने की जगह आपने उनको कोसा और उनके मरने के बाद जब मैंने आपको सहारा दिया तो आपने मेरे पति की भी जान लेनी चाहिए। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। गूंजा की बात सुनकर शीतल की आंखें खुलती है कि जरूरी नहीं हर सगा अपना ही हो, सगे और अपने में फर्क होता है। जिसके बाद वो गूंजा की एक नहीं सुनती और उसे धक्के देकर घर से निकाल देती है और गूंजा की सच्चाई जानकर कौशल भी उसे अपने साथ रखने से मना कर देता है और गूंजा को आजीवन दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। सोहम और रिंकी दो भाई बहन आपस में खूब लड़ा झगड़ा करते थे। रिंकी अपने चुलबुलेपन से सोहम को हमेशा परेशान किया करती। एक शाम घर आने के लिए सोहम कान में हेडफोन लगाए बस स्टैंड पर खड़ा था। तभी पीछे से रिंकी वहाँ आकर उसके हेडफोन छीनकर कहती है, ओए गधे, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये बस स्टैंड है, यहाँ टैक्सी नहीं रुकती। हाँ तो मैं भी यहाँ टैक्सी नहीं बस के लिए ही खड़ा हूँ। चल अभी मेरे हेडफोन वापस कर। क्या बात है, टैक्सी में जाने वाला बंदा आज बस का इंतजार कर रहा है। लगता है कड़की जल रही है। चल भी रही है तो तुझे क्यों बताऊँ? तू क्या अपनी पॉकेट मनी मुझसे शेयर करेगी? अब दे मेरा हेडफोन। मैं क्यों दूं? अब तो घर पर ही मिलेगा। पूरे रास्ते ऐसे ही बोर होते जा। देख चुपचाप दे दे, वरना एक जोरदार घूंसा पड़ेगा। देख ले, यहाँ मम्मी भी नहीं है जो बीच बचाव करके तुझे बचा लेंगी। मैं तो नहीं दे रही, दम है तो छीन ले भाई, जैसे मैंने छीना है। ठीक है बेटा, आज तो मुझसे सड़क पर मार खाकर मानेगी। रुक जा अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो रिंकी से जबरदस्ती हेडफोन वापस लेने की कोशिश करता है, जिसमें वो हेडफोन को अपनी तरफ खींचते हुए
रिंकी को जोर से रोड की तरफ धक्का दे देता है, जिससे वो रोड पर जोर से गिरती है। सोहम उसे उठाने जा ही रहा होता है कि तभी रोड पर तेज रफ्तार से कार आकर अचानक से रिंकी के ऊपर से गुजर जाती है और रिंकी खून से लथपथ सड़क पर पड़ी होती है। सोहम उसे इस हालत में देखकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब तक उसकी बहन रिंकी इस दुनिया से जा चुकी थी। सभी उदास उसकी शोक सभा में बैठे होते हैं। तभी सोहम को रिंकी उसकी माला चढ़ी फोटो के बगल में हवा में लटकती हुई नजर आती है और उसकी मां निमकी सोहम के कंधों पर सर रखकर रोते हुए कहती है, हाय मेरी फूल सी बच्ची निपट गई। हमेशा इस निकम्मे से लड़ती रहती थी, अब तो किससे लड़ेगा सोहम? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये पगलेट कैसे मर सकती है? आप फालतू में टेसुए मत बहाओ माँ। देखो तो कैसी हवा में लटकी पड़ी है। अरे नालायक, मैं शोक से आंसू नहीं बहा रही हूँ। तेरी बहन टपक गई और तू मुझे रोने से भी मना कर रहा है। बस बस निमकी बहन, अरे गुस्सा न करो लड़के पे। उससे भी तो अचानक अपनी बहन के जाने का दुख है। अरे कैसा दुख? किसकी मौत? दिख नहीं रहा आप सबको कैसे फोटो के बगल में हवा में लटकी पड़ी है ये रिंकी? हाय हाय, मेरा लड़का पगला गया। शालिनी बहन देखो तो, अपनी बहन के जाने के बाद भी इसको उसके होने का एहसास हो रहा है। ये तो होना ही था, आखिर रिंकी बहन जो थी इसकी। ओहो, थी नहीं है, अभी भी यही है रिंकी। माँ आपको दिखाई नहीं दे रही क्या? मैं बता रहा हूँ, ये इस लड़की की कोई शैतानी होगी। ओए गधी, वहाँ लटकी क्या दांत फाड़ रही है? नीचे आ। रिंकी हवा में लटक कर हंस रही थी, लेकिन सिवाय सोहम के वो किसी को नहीं दिख रही थी। निमकी सोहम की इस हरकत से चिंता में आ जाती है, इसीलिए वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। तभी अपने गाल पर हाथ रखते हुए सोहम कहता है, अरे मुझे क्यों बजा रही हो? मैंने क्या किया? मार नहीं रही बेटा, होश में ला रही हूँ। अपनी बहन की मौत के सदमे से बाहर आ। बेटी तो निकल ली, अब बेटे को पागल होते नहीं देख सकती है माँ। अरे पर जब... इतना कहकर जब वो दोबारा रिंकी को देखता है तो वो वहाँ नहीं होती और ये देखकर वो चौंकता है और हैरानी से माला चढ़ी उसकी फोटो को देखता है। समय बीतता है और सोहम रिंकी को देखने की बात को अपना वहम समझ के भूलता है। सब ठीक चल रहा होता है कि एक सुबह जब सोहम सो रहा होता है तो उसे एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। उठ जा कुत्ते, मुझे मरता छोड़कर तू चैन की नींद खींचेगा। उठ नलायक। ये डरावनी आवाज उसके कानों में जैसे ही पड़ती है, वो अचानक से डरता हुआ उठकर बैठ जाता है, लेकिन कमरे में किसी को ना देखकर वो राहत की सांस भरते हुए जैसे ही अपने बगल में देखता है तो अपनी बेड पर रिंकी को बैठा देखकर वो जोर से चिल्ला पड़ता है। उसकी आवाज सुनकर निमकी वहाँ आकर बोलती है, क्यों सुबह सुबह हाय हल्ला मचा रहा है? चूहा दिख गया या कॉकरोच? माँ, रिंकी को देखा मैंने अभी अभी। अरे देखा तो मैंने भी था तेरी बहन को। आज मेरे सपने में आकर कह रही थी, माँ घुइयां के पराठे बना दो, बड़ी भूख लगी है। मैं बनाकर उसे खिलाने ही वाली थी कि मेरी आँख खुल गई। हाय मेरी बच्ची। अरे सपने में नहीं माँ, हकीकत में यही मेरे बेड पर बैठी थी। उसी ने मुझे, ए कुत्ते उठ, ऐसे करके उठाया। कसम से माँ, मैंने उसे देखा। अरे नालायक, बहन तो टपक गई, अब तो मेरा भी ऊपर का टिकट कटवाना चाहता है क्या? क्यों बेचारी के नाम पर झूठी कसम खा रहा है? जा जाकर फ्रेश हो। इतना कहकर वो चली जाती है और उसके जाते ही रिंकी उसे दीवार पर चिपकी नजर आती है और वो डरते हुए चिल्लाकर कहता है, माँ, सच में वो यही है। देखो माँ, जल्दी आओ। क्यों चिल्ला चिल्ला कर अपना गला बैठा रहा है? माँ वापस भी आ गई तो भी मुझे नहीं देख सकती। मैं सिर्फ तुझे दिखाई दूंगी मेरे भाई। बहन तू तो मर चुकी है ना, फिर तो मुझे दिखाई क्यों दे रही है? सच बोल, मैं सो रहा हूँ ना, तू मुझे सपने में आकर डरा रही है ना? अबे कम दिमाग के, इतनी पढ़ाई लिखाई सब चीजों का सत्यानाश कर डाला तूने। गधे, सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं। पर बहन तू ऐसे आत्मा बनकर क्यों भटक रही है?
मर गई है तो चैन से नरक में रहती ना, मेरे प्राण सुखाने क्यों आत्मा बनकर वापस आ गई। मोटे, तेरे कारण मैं भटक रही हूँ। कैसा जालिम भाई है तू। एक हेडफोन के चलते तूने अपनी चलती फिरती बहन को टपका डाला। अब देख कैसे तू उस हेडफोन के टुकड़े अपने हाथों से करेगा। मतलब? तभी रिंकी की आत्मा सोहम के शरीर में समा जाती है, जिसके कारण सोहम की आंखें लाल हो जाती है और वो टेबल पर पड़े उस हेडफोन को उठाकर हॉल में ले जाता है और जोर से उसे जमीन पर पटकने ही वाला होता है कि तभी सोहम मन में बोलता है, ये क्या करने जा रही है? कहीं मेरे शरीर में आकर मुझसे ही हेडफोन तो नहीं तोड़वाना चाहती? आज इस हेडफोन को चूर चूर कर दूंगी। नहीं बहन, तू ऐसा मत कर। तू मर गई तो क्या, अब इस हेडफोन की जान भी ले लेगी? हाँ, इसे मैं तेरे ही हाथों से तोड़वाऊंगी। अरे बहन, पाई पाई जोड़कर मैंने इसे खरीदा था। वो उसकी एक नहीं सुनती और उसके शरीर में होने के कारण सोहम खुद से जोर से हेडफोन जमीन पर दे मारता है, जिससे उस हेडफोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी रिंकी की आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। समय बीतता है। एक दिन जब सोहम बाथरूम में नहा रहा होता है तो एकदम से पानी आना बंद हो जाता है और सोहम साबुन लगाए हुए खुद से कहता है, क्या मुसीबत है? टंकी इतनी जल्दी खाली कैसे हो गई? तभी बाहर से रिंकी की आत्मा की डरावनी आवाज आती है, नहा और घिस घिस कर नहा मेरे भाई। हे भगवान, तो ये सब इस दुखी आत्मा का किया धरा है। ओ बहन, जिंदा थी तब तो तुझे चैन नहीं था, अभी आत्मा बनने के बाद तो ये सब हरकतें छोड़ दे। अरे आत्मा बनने के बाद मैं तुझे जी भर कर परेशान कर सकती हूँ, क्योंकि तेरे अलावा मैं किसी को दिखूंगी ही नहीं। बहन, तरस खा अपने भाई पर और पानी चालू कर दे। मैं नहीं करूंगी। माँ कहाँ हो माँ? उनको बुलाकर भी क्या होगा, उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने बैठ जाएंगी। ए आत्मा बहन, चालू कर दे पानी। रिंकी उसकी एक नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन सोहम की गर्लफ्रेंड यशिका उसके घर आती है और उसे देखकर सोहम खुद से कहता है, अरे यार, ये यहाँ क्यों आ गई? मेरी आत्मा बहन की नजर इस पर पड़ गई तो मेरे चक्कर में वो इसे भी अपनी हरकतों से डरा देगी। क्या हो गया? मैं तुम्हारे घर आई हूँ और तुम ऐसे चुपचाप खड़े हो। वो तभी सोहम की नजरें पंखे पर उल्टी लटकी रिंकी पर जाती है। यशिका उसे देखकर डर न जाए, इसीलिए सोहम उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने लगता है कि तभी अचानक दरवाजे बंद हो जाते हैं और घर की लाइट जलना बुझना शुरू हो जाती है। साथ ही घर में डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। इन सब से डरकर यशिका बेहोश हो जाती है और सोहम कहता है, यशिका होश में आओ। बस कर बहन, बस कर। तुझे क्या लगता है मैंने तुझे जानबूझकर धक्का देकर सड़क पर मरने दिया था? अरे मैं तो तेरी तरफ हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक कार तुझ पर से होकर निकल गई। तुझे अपने सामने ऐसे खून में देखकर मैं खुद बेहोश हो गया था। अरे तुझे क्या लगता है तेरे जाने से मैं खुश हूँ? नहीं बहन, तेरे जाने का सबसे ज्यादा दुख मुझे है। भले ही तू मुझसे लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था तू मुझे इस तरह छोड़कर चली जाएगी। मैं जानती हूँ भाई, पर क्या करूँ? अचानक से ऊपर पहुंचने के बाद तुझे परेशान करने की खुजली मुझे बार बार खींच लाती है तेरे पास। लेकिन अब मुझे जाना होगा और मैं ऊपर जाकर भगवान को इतना परेशान करूंगी ना कि वो अगले जन्म में भी मुझे तेरी बहन बनाकर भेजेंगे। उसके इतना कहते ही एक तेज रोशनी होती है। तभी सोहम अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। कुछ देर बाद उस रोशनी के साथ रिंकी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।